नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम ऑल। आप आ चुके हैं अनमोल मेहता सुपर 20 महाभंडारा में। दोस्तों, मैं हूं नवजोत सिंह और आज हम बात करेंगे प्रियम्बल एंड द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, प्रियम्बल एक किस्म से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चाबी है और इस चाबी का पता लगाने से पता लग सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को डिफाइन करता है। चीजें जैसे कि इक्वालिटी, चीजें जैसे कि जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इस चाबी को आज हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो हम उसको मिस ना कर सकें। As I said, the preamble of the Constitution. It is like a poem, एक कविता की तरह है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब हमारा प्रियम्बल हमें हमको सबको कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी याद दिला देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली क्यों? क्योंकि हमारा प्रियम्बल मेंशन करता है एग्जैक्टली उस डेट को जब हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया था, जो कि है 26 डे ऑफ नवंबर 1945। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं और मैंने आपको कहा था कि हमारा प्रियम्बल किस दिशा के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है या जाता है, या किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, इस सब चीजों को वो एक आइडिया दे देता है। जैसे कि हमको जस्टिस के अंदर अलग अलग सोशल जस्टिस मिलता है, इकोनॉमिक जस्टिस मिलता है, पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है, लेकिन सोशल जस्टिस कौन सा, इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा, पॉलिटिकल जस्टिस कौन सा, अब इन सब चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज लाइक अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाली बात अकेले मैं नहीं कह रहा, 2-3 लोगों ने कही है, काफी प्रोमिनेंट लोगों ने कही है, कुछ पॉलिटिकल थियोरिस्ट ने कही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद कही है। सो इससे ये तो पता लगता है कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। जरूरी नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रियम्बल होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी बुक का एक प्रियम्बल होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके यहाँ पे आगे प्रियम्बल उन्होंने अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी उस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रियम्बल हमारी फिलॉसफी एंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताता है। ये भी बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसकी है। आप याद रखिए कि प्रियम्बल की स्टार्टिंग में ही हमको सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता लग जाती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हमारा देश किस विचारधारा पे व्यक्त है। हम सभी को पता है कि किस तरह का देश हम चाहते हैं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस तरह का देश चाहते थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ऐसा तो कोई इंसान नहीं चाहता कि उसका ऐसा कोई देश हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन था वो हमारा प्रियम्बल काफी अच्छी तरह से व्यक्त करता है, जिसके अंदर उन्होंने यूज किया वर्ड सॉवरेन, socialist, secular, democratic republic. Now friends, let me be very clear. कुछ words 42nd amendment से ऐड किए गए थे, जैसे कि socialist, secular and integrity. But जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन सब लोगों ने इन चीजों को अच्छी तरह डिस्कस किया था। वो everyone wanted a little bit of socialism, everyone wanted India to be a secular country,
and wanted India to have and to let its people have fraternity and integrity in some form or another. So जब ये सब चीजें उन्होंने की लेकिन लिखी नहीं, तो वो बेसिकली बस ऐड की गई बाद में, और बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर का पार्ट है, ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटेग्रिटी। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हम सब ने, हमने एक तरह से कसम खाई अपने देश को, खुद को देने के लिए कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे जस्टिस होगी, जहां पे लिबर्टी होगी लोगों के पास। किस तरह की, वो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, डेट ऑफ अडॉप्शन बताई गई है। अब हमारे प्रियम्बल के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity। सुनने को तो बहुत बड़े वर्ड्स लगते हैं, लेकिन मतलब इनका बहुत आसान है। So, sovereign ये बताता है कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हमारे ऊपर अब किसी का भी राज नहीं है। फाइनली 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो हम अपने हमारे लोग जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं, वो आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके ये बता सकते हैं, ये कंप्लीटली हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर इट्स द विल ऑफ द पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमारे ऊपर है एज अ कंट्री, and we are free to conduct our own affairs internally and externally। हमको ब्रिटिश आके या अमेरिकन आके या रशियंस आके नहीं कह सकते कि आप इस तरह से अपना देश चलाइए, आप उस तरह से अपना देश चलाइए। वी आर अ sovereign nation, we have the right to regulate ourselves with ourselves, not on anyone। बट कुछ कंफ्यूजन होती हैं कि जैसे कि मेंबरशिप ऑफ द यूएन, कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे तो हम अपना सॉवरेन नेशन है ही नहीं। The membership of any kind of organization, be it Commonwealth, be it United Nations, it does not affect it. I'm saying it again, it does not affect India's sovereignty in any manner। क्योंकि इनके यहाँ पे जितने भी हमारे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या कॉमनवेल्थ, चाहे कॉमनवेल्थ का हेड ऑफ हमेशा क्वीन ऑफ इंग्लैंड रहती है, लेकिन क्या उनके जो वो रेजोल्यूशंस पास करते हैं हम पे इन्फोर्सेबल होते हैं? जी नहीं। जब तक वो रेजोल्यूशंस हमारी पार्लियामेंट पास नहीं कर देती, तब तक वो रेजोल्यूशंस हमारे ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं होते। सो वहां पे एक तरह का सिर्फ एग्रीमेंट होता है एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ कि हम अपने यहाँ पे ये कारगर करने की, ये कानून लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करता ये लागू नहीं होते। So, as I was saying, these organizations do not affect India's sovereignty in any manner, क्योंकि पहले तो पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा। एंड एक सॉवरेन नेशन कंट्रीज अक्वायर भी कर सकता है फॉरेन टेरिटरी, जैसे हमने की सिक्किम, और अपनी कुछ टेरिटरी को दे भी सकता है एक दूसरे फॉरेन कंट्री के को। जैसे कि हमारा बांग्लादेश के साथ काफी ज्यादा बॉर्डर इश्यूज स्टार्टिंग से रहे हैं, लेकिन फायदा ये रहा है कि एमिकेबली हमारा डिस्प्यूट्स हैंडल होते रहे हैं। बॉर्डर पे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है। वहां पे एक बहुत फेमस केस है बेरूबारी यूनियन। वो इनक्लेव हमने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज की हैं, कुछ इनक्लेव अपनी टेरिटरी थोड़ी उनको दे दी और उनकी टेरिटरी अब खुद रख ली, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था। वहां का बॉर्डर काफी ज्यादा कंटेंशियस है, बट राइवलरी इस हद तक नहीं है कि टेंशन हो जाती है। चलिए, सॉवरेन को याद रखिए, इट मेक्स द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, दैट नो वन इज अबव अस। सोशलिस्ट दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाद में 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था तब ऐड किए गए थे, बट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में प्रेजेंट थे। और
सिंस हमारी कंट्री के अंदर मोस्टली एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी सेंटर में अंटिल 1975, अंटिल 1977, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह के रेजोल्यूशंस अपने इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो वो हमारी कंट्री को रिफ्लेक्ट करेगा। सो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी उन्होंने अवधि सेशन में 1955 में अडॉप्ट किया था कि हम हमारे देश को एक सोशलिस्ट पैटर्न पे करेंगे, एक समाजवाद रखेंगे। लेकिन हमारा समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवाद नहीं है, हमारा समाजवाद है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या करता है और कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होता है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज और हर एक तरह की ओनरशिप, सब कुछ गवर्नमेंट की खुद की होती है, जो कि वो कहते हैं कि हम लोगों की है, पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, प्राइवेट कुछ नहीं होता। प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे कि पहले का सोवियत यूनियन और 1970 से पहले का चाइना। बट हमने जो चूज किया मिक्स इकोनॉमी का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसके अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर साथ साथ में चलते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली ही रखती है और वो उसके लिए नहीं जवाबदेह, लेकिन वो देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं सेक्टर्स पे अपनी मोनोपोली रखती है, मतलब उन्हीं सेक्टर्स पे अपने काम करती है। अपना ओनरशिप गवर्नमेंट उन्हीं सेक्टर्स पे होती है, दैट इज पब्लिक ओनरशिप। नाउ ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है, ये 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके अंदर एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसने सोशलिज्म को इंडिया के अंदर हल्का सा वीक जरूर किया, लेकिन ये कंटेंशियस है। पहले बहुत ज्यादा अग्रेसिव सोशलिज्म होता था कि गवर्नमेंट की प्रेजेंस हर एक इंडस्ट्री में होती थी, लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम है कपड़े बनाने का? तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करते 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 सोशलिज्म का प्रिंसिपल्स डाइल्यूट नहीं हुए, सोशलिज्म की अग्रेसिव एक्टिविटी खत्म करके हमने पैसिव हो गए हैं, एक्टिव से पैसिव में। इसके बारे में एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी हमारे सोशल स्कीम्स चलते हैं वो एक सोशलिज्म का हमारा शो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसे कि मनरेगा, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जितने भी मोदी जी गरीबों का कल्याण लगाने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी एक तरह से सोशलिज्म का ही एक एस्पेक्ट माना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेक्युलरिज्म, दोस्तों सेक्युलरिज्म भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। सेक्युलरिज्म मींस, होता क्या है सेक्युलरिज्म की सेपरेशन, ये अब उनकी है डेफिनेशन, ये यूरोपियन डेफिनेशन है, ये इंडियन नहीं डेफिनेशन। इट इज द सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये कंप्लीट सेपरेशन की बात करते हैं। लेकिन वो हो गया नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। नेगेटिव कंसेप्ट किस तरह से कि किसी भी धर्म के लिए उनका किसी भी तरह का कोई भी एफिलिएशन नहीं होगा, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि उनके नंबर्स चाहे बहुत कम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, उनका सेम स्टेटस है, सेम सपोर्ट है। उन रिलीजन्स के अंदर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली चाहे हर एक चीज के अंदर ना इन्वॉल्व हुए, हमारी सरकार, बट उनको इक्वली सपोर्ट किया जाता है, किसी को भी ज्यादा या किसी को भी कम नहीं माना जाता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लोग कहते हैं कि ये 42nd अमेंडमेंट में डाला गया, बट इसके एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर काफी ज्यादा थे। ऑल ऑफ देम वांटेड अ सेक्युलर स्टेट। इट इज जस्ट दैट कि उस टाइम पे सेक्युलर प्रियम्बल के अंदर लिखा नहीं गया, बट उसके एसेंस हमारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज्यादा शो होते हैं कि हमने माइनॉरिटीज को भी अपने राइट्स दिए हैं 29 एंड 30 के अंदर, रिलीजियस राइट्स दिए हुए हैं 25 to 28 के अंदर, एंड सो ऑन, जैसे कि गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि मैंने कहा अभी अभी। अगला आता है डेमोक्रेटिक, द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। बचपन से सुनते आए हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये तो हो गया सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग, बट एक आइडिया लेने,
डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ पर्टिकुलर टूल्स होते हैं, जैसे कि प्लेबिसाइट, रेजोल्यूशन उनके जो बनते हैं। बट इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोग खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं, या फिर वो अपने खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं, कोई किंग नहीं लेता। हम किस तरह से अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? एक पार्टी आती है, पार्टी आकर हमको अपने मैनिफेस्टो देती है, अपने विचार बताती है। हमारा मन होता है तो हम उस पार्टी को कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी बात कर रहा है, जो जिन इश्यूज पे मैं चाहता हूँ कि इन इश्यूज पे बात हो, इन इश्यूज पे पॉलिसी बने, उस उन इश्यूज की के ऊपर डिस्कशन, या वो पॉलिटिकल लीडर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट करता है या अपनी स्पीचेस में करता है, बाहर जब रैलीज करते हैं। उस बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर लीडर को चूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हमने उस लीडर को चूज कर लिया, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में चला गया। पार्लियामेंट में जाके अब अगर उसको पता है कि उसको अगली बार इलेक्ट होके आना है, तो वो हमारी बात जरूर करेगा। एज सिंपल एज दैट। So we have representative parliamentary democracy. Executive is responsible to the legislature in this type of democracy. ये क्या होता है? एग्जेक्टिव हो गया हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी, प्रेसिडेंट एज इट्स हेड वो एग्जेक्टिव है। इट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट। कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो आकर जवाब उसको हर एक चीज का देना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आपको मैंने समझा ही दिया है कि the supreme power resides not with the government, but supreme power resides with the people, and the people then select the government which makes the laws. They exercise the election. अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर हमारा सबसे बड़ी चीज हमने जो अडॉप्ट की वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पीरियोडिक इलेक्शंस की हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। अगर बीच में गवर्नमेंट की नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है या गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती सेंटर में या चाहे स्टेट में, तो वहां पे इलेक्शन फिर से किए जाएंगे। रूल ऑफ लॉ, ये सबसे ऊपर, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर के अंदर, कि सबसे ऊपर कानून है और बाकी सब उसके नीचे आते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट किस तरह से है कि एक बार सिलेक्शन हो, एक बार एक इंसान जज बन गया तो उसकी सैलरी आनी बंद नहीं होगी। इंडिपेंडेंट है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आके अपने डिसीजंस नहीं देता, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, वो जुडिशियल डॉक्ट्राइंस पे रहकर अपने डिसीजंस देता है, फैक्ट्स ऑफ द केस पे या जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अकॉर्डिंगली। हेंस द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड अबव एवरीथिंग, हमारी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर एक पर्टिकुलर एबीसी रिलीजन का है तो वो वोट नहीं दे सकता। हर एक इंसान को वोट देने का मौका मिलता है और मिलता रहेगा। हमारे देश के अंदर अकेली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी मेंशन्ड है प्रियम्बल के अंदर। सोशल डेमोक्रेसी किस तरह से? एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, irrespective of his social status, can vote, should vote, can stand in elections. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किस तरह से? गरीब और अमीर एक इंसान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई उसका पर्टिकुलर वो नहीं चाहिए कि हाँ कि मेरे अकाउंट के अंदर कुछ 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, तो तभी मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूँ। नहीं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इंसान इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, इलेक्शंस, और एक एमपी बन सकता है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? एक होती है मोनार्की, जैसे कि है इंग्लैंड की, उनका हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी है, एक ही फैमिली से, चाहे इस टाइम पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ II हैं, उसके बाद चाहे प्रिंस चार्ल्स बने, उसके बाद प्रिंस विलियम बनेंगे एंड सो ऑन। हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है। हेड ऑफ स्टेट हमारा 5 साल में एक बार इलेक्शन उनकी होती ही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन
and the period of the tenure for the head of the state, that is the president, is 5 years. We have an indirect way of choosing our president. हम खुद जाके प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते, हम प्रेसिडेंट का वोट आता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जितने भी एमपीज एंड एमएलए होते हैं। रिपब्लिक दो और चीजें होती हैं। इट ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, द वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। कि हमारा मन किया, हम कहें कि प्रेसिडेंट हमें एक एबीसी पर्सन नहीं चाहिए, तो हम अपना जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको कहेंगे कि अगर आप इसको वोट डालोगे तो हम आपको अगली बार नहीं जिताएंगे, हम आपको वोट नहीं डालेंगे। इस तरह की हमारी डेमोक्रेसी होती है। ये एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर नहीं है, हर एक इंसान बन सकता है प्रेसिडेंट। The absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen of India. हर एक इंसान हर एक पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कुछ स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करे। स्पेसिफिकेशंस पर्टेनिंग टू हिज एज और हर एज। स्पेसिफिकेशंस अगर आप किसी प्रोफेशनल काम में आना चाहते हो, प्रोफेशनल कोई या फिर सिविल सर्विसेज को ही लगा लीजिए, उसके अंदर एग्जाम पास कीजिए एंड यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट। कोई प्रिविलेज आपको पाने या ना पाने की कोई जरूरत तो नहीं है, एंड सो ऑन। अगला आता है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? इंसाफ। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने आइडियाज लिए रशियन रेवोल्यूशन के अंदर से। इंसाफ हमें चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। What do these three things mean? Social justice denotes that the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on. कि हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, उसको इक्वल जस्टिस मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी को भी स्पेशल नहीं ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइड, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जहां पे स्पेशल प्रोविजंस एक्सेप्शंस की तौर पे आते हैं, लेकिन वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे उस वाले लेक्चर में आपको डिटेल में समझा दूंगा। बट ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर ये वाले सारे उन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये उसका एक की है। अगला आता है इकोनॉमिक जस्टिस। डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। कि हम किसी का पैसा देखकर उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये अमीर है ये गरीब है, क्लास डिफरेंशिएशन नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। हमारा ये गोल है कि जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क है वो थोड़ा कम होना चाहिए। इस जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Distributive justice जहां पे जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और जितने भी स्कीम्स हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो नहीं आया, लेकिन जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही है कि अमीर और गरीब के बीच का गैप कम करना, और जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, या कोई एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको पैसे देना। दैट इज justice, that is social justice and economic justice together, distributive justice. तीसरा आता है political justice. All citizens have equal political rights. जो मेरे political rights हैं वही आपके political rights हैं, किसी का भी political right दूसरे से ज्यादा नहीं है। एक एमपी का पॉलिटिकल राइट अपने फेलो एमपी के पॉलिटिकल राइट जितना ही है, एक सिटीजन का एक सिटीजन के साथ एक प्रॉपर सिस्टम सेट किया जा चुका है। एंड वोटिंग राइट्स के अलावा हमारा किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को एक्वायर करने का राइट भी सेम है। अगर आप में से कोई भी काबिल व्यक्ति कल को जाकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का चाह रखता है तो वो बन सकता है,
एक इलेक्शन ही जीतना है। चलिए आगे चलते हैं। लिबर्टी। नाउ लिबर्टी इज अ वेरी liberal word in a sense. Jokes aside, it literally means absence of restraints on the activities of individuals. लिबर्टी के आइडियाज हमें आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर से, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इस तरह की लिबर्टी की बात की गई थी कि इंडिया किस तरह से लिबरल है। लिबरल इन थॉट, लिबरल इन एक्सप्रेशन, लिबरल इन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, कि कोई भी इंसान किसी भी तरह का ख्याल रख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है उस ख्याल को, उस अपने एक बिलीफ को बना सकता है, एक भगवान में फेथ रख सकता है और अपने भगवान का वर्शिप भी कर सकता है। एंड इट इज एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट्स। इन चीजों के अंदर कुछ ही, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो भी इसीलिए क्योंकि जो डाउन टू सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। बट लिबर्टी को ऐसे नहीं मान सकते कि हम कुछ भी अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का कर सकते हैं। ये लाइसेंस नहीं है टू डू व्हाट वन लाइक्स। नो, इट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। अब जैसे जेम्स बॉन्ड की तरह ही हैज अ लाइसेंस टू किल, तो किसी को भी मार दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ रेस्ट्रेंट्स डेफिनेटली हैं कि हम अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए किसी और की लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकते। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड लिबर्टी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम कंप्लीटली अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, कुछ बेसिक रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। लिबर्टी तभी आ सकेगी, नहीं तो सोसाइटी के अंदर क्योस आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इक्वालिटी, इट इज वन ऑफ द गोल्स। व्हाई डू वी नीड इक्वालिटी? समान चाहिए, एक तरह का कॉमन ग्राउंड चाहिए। वी नीड पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली इन ऑल सेंसेस। There is no special privileges to any section of the society, and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. ये हमारा गोल है कि किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज दिए बिना जो भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज हैं डाउन ट्रोडन को, जिनके पास इतनी नहीं अपॉर्चुनिटी। अब अगर एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान है, एक बहुत ज्यादा गरीब इंसान है, ए एंड बी के बीच में डिफरेंसेस तो बहुत होंगे, लेकिन इक्वालिटी कैसे आएगी अगर दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी? ऐसा तो नहीं है कि अगर एक को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, दूसरे को बिल्कुल भी ना मिले। नहीं, एवरीवन हैज द सेम अपॉर्चुनिटी टू acquire the same education, the same everything else. The preamble provides the equality of status and opportunity. अब ये दो चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में काफी अच्छी तरह से डिफाइंड एंड इंस्क्राइब्ड है। डिफाइंड इन द सेंस ये नहीं कि उसकी स्टेटस की डेफिनेशन दी गई है, जी नहीं। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को रिलेटेड आर्टिकल 14, 15 एंड 16 के अंदर अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई, अच्छी तरह दिया गया कि किस किस तरह की उनको इक्वालिटी चाहिए। सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। एज आई सेड, सिविक इक्वालिटी, सब लोगों को समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा, 14, 15, 16, 17 एंड 18। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे है कि कोई भी इंसान इलेक्टोरल रोल से नहीं निकाला जा सकता किसी भी ग्राउंड पे, क्योंकि अगर वो 18 के अबव है तो वो वोट कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। एवरी पर्सन वन वोट, एज सिंपल एज दैट। सो इस तरह से आ गई पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में नहीं दी गई, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दी गया है कि ये डीपीएसपीज वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। ये पक्का है कि किसी भी गवर्नमेंट को, अगर उसको गवर्नमेंट को पीपल का मैंडेट एंजॉय करना है तो वो डीपीएसपीज को फॉलो करेगा। नाउ डीपीएसपीज में ये कहा गया है कि मैन एन इक्वल राइट टू एन adequate means of livelihood and equal pay for equal work. Equal इकोनॉमिक इक्वालिटी की, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, उसको सेम एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। अगला आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मींस अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, वो होते हैं ना भाई भाई। फ्रेटर्निटी लिटरली मींस दैट।
The Constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship. हर एक हिंदुस्तानी, मैं और चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस देश की टेरिटरी के अंदर बैठा कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन, उसके पास एक सिंगल सिटीजनशिप है। हम ये नहीं कहते जैसे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग हरियाणा, पंजाब, ये वाले स्टेट्स के नाम नहीं सुनाई देते, सुनाई देता है तो सिर्फ एक ही नाम, इंडिया। ये वो वाली बात है, सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कि अमेरिका में है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। फ्रेटर्निटी हैज टू अश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंसान की इज्जत, और साथ में ही हमारे देश की यूनिटी की एकता। जो इंटेग्रिटी है वर्ड, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। नाउ व्हाट इज डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल? कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। जी नहीं, डिग्निटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट नहीं मिलता, एक इंसान को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने इंडिविजुअलनेस को सिक्योर कर सके। हर एक इंसान की पर्सनालिटी उसके इंडिविजुअल सेंस में एक सेक्रेड चीज मानी जाती है। दैट्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगला आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। It embraces both the psychological and territorial dimensions of the national integration. ये कितना कोई मुश्किल बात है नहीं कि एक सिंगल जो टेरिटरी है हमारी साइकोलॉजिकली नेशनल इंटीग्रेशन के साथ बनी रहेगी। Now, is preamble the part of the constitution? इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट की काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव जजमेंट्स रही हैं। जो पहले उन्होंने कहा था बेरूबादी यूनियन के अंदर कि preamble is not a part of the constitution, though it is a key to the minds of the constitution makers. But उसने क्या कहा था बेरूबादी यूनियन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, that preamble is not a part of the constitution. अगला आता है, ऐसे चलते चलते कंट्रोवर्सी आई, फिर केशवानंदा भारती केस। मतलब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये वाला केस तो आपको हर एक मोड़, हर एक चौराहे पे मिलेगा ही मिलेगा। अब केशवानंदा भारती केस के अंदर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने साथ में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी नोबल विजन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें तो हम प्रियम्बल का यूज कर सकें। जब उसको पढ़ें तो प्रियम्बल को के थ्रू पढ़ें कि अगर हमको कोई चीज लगे कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है तो हमें सिर्फ उसे प्रियम्बल पढ़ने की जरूरत है, उससे पता लग जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे और उसी बेसिस पे फिर उस जजमेंट दे देंगे। चाहे गवर्नमेंट पढ़े, चाहे गवर्नमेंट इंटरप्रेट करे, बट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑफ डिस्कशन। ये किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर अपहोल्ड किया था। साथ में ये भी बताया कि जब प्रियम्बल को वोट्स के फॉरवर्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वाला मोशन एक्सेप्ट किया गया था। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ, hence preamble is the part of constitution. The current status of preamble, as I told कि it is preamble constitution का पार्ट है, लेकिन वो एक सोर्स ऑफ पावर नहीं है। कि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी लिखा हुआ है इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर, अगर मैं कहूँ कि मेरे को इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिला तो मैं प्रियम्बल को कोट करके गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता उनको इट इज नॉट a source of power. No, it is not justiciable. Neither is the preamble a source of power nor a prohibition on the powers of legislature. ये नहीं कह सकते हम जाकर पार्लियामेंट में कि प्रियम्बल में कुछ और लिखा है और आप लॉज किसी और चीज पे बना रहे हो। हम अगर फंडामेंटल राइट्स में वो चीज दी होगी तो हम डेफिनेटली उस चीज को कंटेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन
प्रियम्बल के बेसिस पे ऐसी कंटेंशन नहीं हो सकती. इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, इट इज नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स. The basic elements of or the fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under article 368. बेसिक फीचर्स अमेंड नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट में किया गया था. बेसिक फीचर्स नहीं. बेसिक फीचर्स कौन से महान केस में दिए गए हैं? केशवानंद भारती. अब आते हैं हम प्रियम्बल खत्म करके बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है. फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, शेड्यूल्स, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. फर्स्टली फंडामेंटल राइट्स. वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली. डिटेल के अंदर 14 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है कि है कि नहीं है. मतलब 32 के बाद नॉट सो एक्सप्रेसिवली, बट अंटिल 32. राइट टू इक्वालिटी ब्रॉडली हमारे 6 हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दोस्तों, हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर, ये अगला वाला लेक्चर जो डालेंगे वही होगा, हम इसको वहां पढ़ेंगे. नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये एक बेसिक्स इसीलिए है कि यहाँ पे बताया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो स्टेट है वो किस जगह, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए. वहां पे आ जाते हैं. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं. सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को काफी ज्यादा, जो प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई है उसके अंदर आता है. इट इज प्रेजेंट, द डेमोक्रेटिक socialism as we say is present in the directive principles of state policy. Gandhian principle, देखिए गांधी जी as the father of the nation, definitely उनके principles mind blowing है. किस तरह से हम अपनी जिंदगी को जीना चाहिए नॉन वायलेंट वे के अंदर, एंड किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए एज अ सोसाइटी, किस जगह जाना चाहिए, वो वाले प्रिंसिपल्स भी इंड्यूस किए गए थे हमारे. और अभी भी उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम होता है. जैसे कि रिसेंटली बनेगा, हम उसको चाहे सोशलिस्ट प्रिंसिपल माने चाहे गांधीयन प्रिंसिपल माने, लेकिन गांधी जी की वो पॉलिसी थी कि हर एक इंसान को अपनी कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, इसलिए तो मनरेगा कहा जाता है उसे. अगला आता है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. लिबरल, जितने भी एक इंसान का लिबर्टी को एनहांस करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, जो यहाँ इंटेलेक्चुअली एनहांस करने वाले प्रिंसिपल्स हैं, वो कहे जाते हैं. इसका बेसिक एग्जांपल मान लेते हैं आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट सिविल कोड, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड. कि अलग अलग धर्म का अलग अलग कोड नहीं होना चाहिए. कि एक हमारे डेमोक्रेसी के अंदर कि किस तरह से मैरिजेस, किस तरह से सिविल केसेस हैंडल होते हैं, या किस तरह से सोसाइटी को चलना चाहिए सिविल मैटर्स के अंदर, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं. सिविल, क्रिमिनली तो हम सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं. हम कोई भी जुर्म करेंगे आईपीसी के अंदर आ जाएंगे, या किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर, हम सबको सेम. लेकिन सिविल लॉ इस टाइम पे फाइब्रिकेटेड है. हिंदूज का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, एंड रिसेंटली सिक्स का भी मैरिज के रिलेटेड आनंद कारज एक्ट रिसेंटली आ चुका है. सो दिस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल सिविल, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड. नाउ गोइंग ऑन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी अगले फंडामेंटल राइट्स के बाद वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार क्वेश्चन आता है. बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. एक बार याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाएगा. फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नेम्स एंड स्टेट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का नाम बताता है, कितनी जगह अक्वायर की है वो बताते हैं. सेकंड बताते हैं कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस किसको कितने मिलेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट को कितने मिलेंगे, कैट को कितने मिलेंगे, इन सबको, एंड सो ऑन. थर्ड शेड्यूल बताता है कि सबकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस क्या होंगी, कि सब लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस क्या
लेंगे ओथ्स, ये सब चीजें बताता है थर्ड शेड्यूल, कि मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत का संविधान का साथ देते हुए, ये वाले ओथ्स ये कहाँ दिए हुए हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर। फोर्थ शेड्यूल बताता है कि राज्यसभा के अंदर सीट्स कितनी किसको मिलेंगी, कि यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के को राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स एलोकेट की जाएंगी। दिस इज मेंशन्ड इन द फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ scheduled areas and scheduled tribes. Please remember this thing कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फिफ्थ टॉक्स अबाउट scheduled areas and scheduled tribes, the sixth schedule talks about tribal areas। सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों के अंदर ये है, फिफ्थ के अंदर 4 स्टेट्स के एरियाज को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स की बात की गई है, और सिक्स के अंदर उन 4 स्टेट्स को केटर किया गया है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट्स का ट्राइबल एरियाज, इन 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग जो भी होगा उनको क्या कहेगा? ट्राइबल एरियाज। और ट्राइबल एरियाज सिक्स शेड्यूल के अंदर है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है। सेवेंथ के अंदर डिविजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया, किस तरह से स्टेट, यूनियन एंड ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से लिटरेचर है जिसके ऊपर अकेली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, या कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, और कुछ हैं कि जिसके अंदर दोनों बना सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में नॉर्मली सिंस हमारी वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सो द यूनियन हैज मोर पावर इन सम सेंसेस। तो अगर दो लॉज होंगे बिल्कुल सेम, एक स्टेट लॉ एंड एक यूनियन लॉ, द यूनियन लॉ विल प्रिवेल। Eighth schedule, it talks about the languages, the official languages of India. Originally there were 14, now there are 22. ये आपको लैंग्वेजेस किस तरह से कौन सी अमेंडमेंट के साथ कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, ये आ सकता है। जैसे कि सिंधी ऐड की गई थी 21st अमेंडमेंट के साथ, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली की गई थी 71st अमेंडमेंट के साथ, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड सेंथली ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट के साथ, एंड ओडिया के स्पेलिंग इट वाज रीनेम्ड उड़िया विद द 96th अमेंडमेंट। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शेड्यूल है ये। दिस शेड्यूल केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस शेड्यूल के अंदर मेनली बात की जाती है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, कि स्टेट अपने जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको इस वाले शेड्यूल में डालेगा, एंड सेंटर कुछ भी डाल सकती है। और ये इन्होंने काम किया सिर्फ इसलिए ताकि इन लॉज को जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू से निकाला जा सके। लेकिन 2007 के अंदर आईआर कोयलो केस के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज हैं, सब के सब लॉज जो ऐड की गई हैं इस डेट के बाद, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। अगला आता है 10th शेड्यूल। 10th schedule talks about defection and disqualification of the members of parliament and state legislatures. What is defection? Defection is आया राम गया राम, कि इलेक्ट हुए एबीसी पार्टी से, बाद में इलेक्शन होने के, चूज होने के 1 महीने बाद चले गए XYZ पार्टी के अंदर। ऐसे फेरबदल करते रहे कि उनका प्राइमरी मोटिव सिर्फ कुछ नहीं है, उनका प्राइमरी मोटिव सिर्फ इलेक्शन जीतना है तो बहुत गलत बात। तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बहुत अंडरमाइन कर रहा था कि लोग अपने पर्सनल फायदों के लिए, लोगों के जो लोगों ने मैंडेट दिया, जिन पॉलिसीज, जिस पार्टी को वोट दिया, जिस पार्टी को उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर वोट दिया, उस चीज को अंडरमाइन कर रहे थे। सो हेंस द 10th शेड्यूल, ये आया था 52nd अमेंडमेंट के साथ। 11th शेड्यूल, 11th एंड 12th में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 11th टॉक्स अबाउट पंचायत्स, पहले आती हैं पंचायत, पहले हमारे गांव। दूसरे 12th आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि है हमारे शहर। पंचायत आए थे 73rd अमेंडमेंट के साथ, एंड म्यूनिसिपैलिटीज आई हैं 74th अमेंडमेंट के साथ। नाउ द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली थोड़ा लेट बना। जब
इंपीरियलिज्म थोड़ा रिट्रैक्ट कर रहा था, जब अलग अलग एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज को आजादी मिल रही थी, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग सोर्सेज से हमने इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली सेड दैट yes, we went through each and every constitution of that time and adopted and enacted those parts, the that they adopted the ideas, that they took the ideas from those parts of the of other countries constitution and enacted it and framed it in such a manner that it can be easily be applicable in India। कि दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा कि हाँ जी, हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में से पार्ट्स उठाए हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ही क्या है कि उनके बेस्ट चीजों को अगर हम अडॉप्ट करें इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, तो एनहांसमेंट, तो जो मेन रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो आ ही सकता है। रीजन क्या है? एक बेटर सोसाइटी। सो द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने काफी ज्यादा हमें फेडरल स्कीम दिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, ये सब इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ था 1935 में जो आया था। अगला आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। देखिए, एक सिंपल सी बात है, सिंस द ब्रिटिश रूल्ड ओवर अस, they enacted their own systems in our country which they were familiar with, जो कि उनकी कंट्री में ऑलरेडी चल रहे थे। सो हमको भी काफी ज्यादा उस चीज के साथ एक्विजिशन हो गई थी, हम समझ चुके थे कि सिस्टम किस तरह से चलता है। तो ओवरऑल कहने की जगह पे पार्लियामेंट मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफी अच्छा स्टेप उठाया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कर लिया, रूल ऑफ लॉ कर लिया, सिंगल सिटीजनशिप एंड सो ऑन। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये वाला प्रेजेंटेशन, ये वाला डॉक्यूमेंट आपको लिंक में मिल जाएगा। अगला आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले दिए थे। हमने फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड सो ऑन, ये सब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने डीपीएसपीज लिए हैं, जो कि गवर्नमेंट को एक तरह से गाइड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे को, कि किस जगह देश को पहुंचाना है, किस तरह से सोसाइटी को एनहांस करना है, किस चीज में एनहांस करना है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ चुका है। हमारा मेथड राज्यसभा का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम किस तरह करते हैं, जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आयरलैंड के लोग जैसे करते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज बोलो की कि जो फेडरेशन है हमारे देश के अंदर, मान लिया है, डेफिनेटली है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दैट मीन्स कि सेंटर जो है, सेंटर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। एंड यहां से हमने अडॉप्ट किया एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के से प्रॉपर एक सजेशन, एडवाइस मांग सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दिया। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अडोल्फ हिटलर के जर्मनी के अंदर पावर सीज करने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वहां से अडॉप्ट किया है, बहुत ही सार्कास्टिकली कहना पड़ रहा है, बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, हमने वहां से अडॉप्ट किया। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूनियन जो कि रशिया के प्रेडेसेसर मान लीजिए, वहां से हमने अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में अडॉप्ट की गई हैं, लेकिन हमने रशियन रेवोल्यूशन से और सोवियत यूनियन से जस्टिस की आइडियल को अडॉप्ट किया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लिबर्टी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोसीजर है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। दो तरीके के दिए गए हैं, एक होता है एक मेजॉरिटी
2/3 एंड देन मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन। जो सिंपल मेजॉरिटी है वो 368 के एम्बिट में नहीं आता। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नाउ फ्रेंड्स, ये दो चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग देते हैं। हमने इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन जो नॉमिनेशन है वो लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कुछ हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से सबसे पहली तो जिसने 9th शेड्यूल किया, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसके बाद 7th अमेंडमेंट जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डिवीजन हुई, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रही। इसके अंदर हाई कोर्ट्स को अपॉइंटमेंट दिया गया, एक कॉमन, दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट का भी प्रोविजन डाला गया, एंड सो ऑन। 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd amendment came into effect on the recommendation of Swaran Singh Committee. It added, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 3 new words: socialist, secular and integrity in the preamble. It also added fundamental duties, जो कि हमने जिसका सोर्स है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। It made the president bound by the advice of the cabinet, मतलब कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट मेंबर्स जो आगे कहेंगे उन्होंने उनकी बात प्रेसिडेंट साहब ने माननी ही माननी है, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। Provided for administrative tribunals and tribunals for other matters. ये froze the seats of in Lok Sabha and state legislative assemblies on the basis of 1971 census. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काम करके अभी तक हमारी जितनी भी सीट्स हैं 543, वो इसी बेसिस पे अभी तक फ्रोजन है। इसको रेगुलरली एक्सटेंशन मिलता रहा है, 2009 में भी मिला एंड शायद रिसेंटली भी मिल सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस अमेंडमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दें, कि अमेंडमेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे करेगी उसको जुडिशरी रिव्यू के थ्रू नहीं चेक कर सकती कि क्या इसके अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें कोशिश की गई, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू विद जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी कम करने की कोशिश की गई। लेकिन एज द टाइम वेंट काफी ज्यादा चीजें की गई, बट एज द टाइम वेंट 43rd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट में काफी ज्यादा जो इरैशनल चीजें मानी गई 42nd अमेंडमेंट की, अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मानी गई 42nd अमेंडमेंट की, वो खत्म कर दी गई। 43rd अमेंडमेंट में सबसे पहले काम हुआ कि jurisdiction of Supreme Court and High Courts in respect of judicial review was what? Restored. I'm sorry. It also deprived the Parliament of its special power to make laws to deal with anti-national activities. So-called anti-national activities के लिए Parliament को special powers नहीं है। अगला आता है 44th अमेंडमेंट। It restored the original term of लोक सभा, वहां पे ज्यादा कर दी गई थी, 5 या 6 साल कर दिया गया था, 5 to 6 years। 44th अमेंडमेंट के तहत वापस 5 years कर दिया गया। कोलम थोड़ी बहुत ही निटिग्रिटीज की बात की गई है, वो आपको आप इस डॉक्यूमेंट में अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 44th अमेंडमेंट में बस ये याद रखिए, जितने भी हम करंट सिस्टम में जी रहे हैं, जो करंट सिस्टम सुनते हैं, वो 44th अमेंडमेंट के कारण ही है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई एक्सप्रेशन के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, 1978 में ये आया था और उससे बिल्कुल पहले इमरजेंसी लगी थी 1975 में। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि जो जो रॉन्ग्स इमरजेंसी के टाइम पे हुए वो बाद में ना हो, उस बेसिस पे ये किया गया। इट डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। 42 ने जो छीना था एंड उससे पहले जो इमरजेंसी के टाइम पे उन लोगों ने देखा था, उस टाइम के लीडर्स ने उसको 44th अमेंडमेंट में उन्होंने नलिफाई करके उसको रेमिडिफाई किया है। 45th अमेंडमेंट, आई एम सॉरी 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट जैसे कि मैंने कहा है, ये डिफेक्शन के बारे में बताता है। डिफेक्शन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिफेक्शन is to abandon a position or association, often to join an opposing group.
The anti-defection law was enacted to ensure that the party member does not violate the mandate of the party, क्योंकि लोगों ने पार्टी के नाम पे मोस्टली इंडिया में वोट डालते हैं. In case he does so, he will lose the membership of the house. The anti-defection law aims to prevent MPs from switching political parties for any personal motive. The person loses the membership of the house, the person ceases to be an MP अगर वो defect करता है. अब इसकी grounds for disqualifications क्या क्या हैं कि अगर एक elected member अपनी membership अपनी political party की give up कर देता है, तब वो हटाया जा सकता है as an MP. If he votes or abstains from voting in the house, जहां पे उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्शन इशू की हो, इस डायरेक्शन को कहते हैं व्हिप. अगर वो वोट देने से मना कर दे कि पार्टी का कि यहाँ वोट दो, मना कर दे, तो भी हटाया जा सकता है. अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, वो भी डिफेक्शन माना जा सकता है. अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने खत्म होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है अपनी नॉमिनेशन के बाद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद से, तब उसको भी हटाया जा सकता है. The decision on disqualification questions on the ground of defection shall be referred to the speaker and chairman of the house. ये कहा गया कि डिफेक्शन के रिलेटेड सारा का सारा पावर किसको है, स्पीकर को, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर स्पीकर ऑफ डिफरेंट स्टेट असेंबलीज. बट एज द टाइम वेंट बाय, जैसे कि काफी ज्यादा केसेस में रिसेंटली भी देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का पूरा हक है इसके अंदर भी. आगे आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट. It reduced the voting age from 21 years to 18 years in Lok Sabha and state legislative assembly elections. It came in 1989. Now 69th Amendment Act 1991. It accorded special status and half state जो कहते हैं हम special status to the Union Territory of Delhi. कि इसको NCR कह दिया गया, National Capital Region of Delhi. यहाँ पे 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश की गई, एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली. 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसने पंचायत के रिगार्डिंग बात की, इसने पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया, एंड 74th ने म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. इट एडेड न्यू पार्ट्स. 73rd added part 9 and 74th added part 9A. 86th Amendment Act, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया. इट एडेड अ न्यू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन दी जाएगी. It changed the subject matter of Article 45 in the DPSPs. Okay, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. और इस चीज पे गवर्नमेंट ने काम भी किया, जो कि आंगनबाड़ी सिस्टम हमारा एस्टैब्लिश किया गया. इसके थ्रू तो प्रॉपर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया आर्टिकल 21A को फुलफिल करने के लिए. आर्टिकल 51A, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक और ड्यूटी ऐड की गई कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट, कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के अंदर स्कूल भेजना चाहिए. उसके बाद आता है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड द प्रोविजन फॉर टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड टू डिबार डिफेक्टर्स. इस अमेंडमेंट ने 91st अमेंडमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन तो किया, लेकिन 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकते. दिल्ली का रिसेंटली एक केस आया था जहां पे उन्होंने आई थिंक ज्यादा बना दिए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ एमपीज को ज्यादा दे दी थी, तो उस चीज का केस बन गया था, एंड देन ऑल ऑफ देम वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर
मिनिस्टीरियल स्टेटस, बट 15% क्यों? इससे हमारे देश के अंदर एक ही डिपार्टमेंट मल्टीपल लोगों के अंडर नहीं आएगा। अगर 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इजी होगी। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसके अंडर एस्टैब्लिश की गई। जस्ट रिसेंटली, थोड़ी देर पहले ही, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने एक न्यू मिनिस्ट्री भी बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, which shows कि हमारा देश एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ जा रहा है। ये एक गांधीयन प्रिंसिपल था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। Now, this amendment made right to form cooperative societies as a fundamental right. It included new DPSP to promote cooperative societies for the government, की government of the day promote करे. It added part 9B to the constitution. ये कौन सा अमेंडमेंट था? 97। अब रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 101st अमेंडमेंट एक्ट, इट started the regime of GST and it gave the provisions for a GST council, and इस अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई, आर्टिकल्स काफी ज्यादा ऐड किए गए कि जीएसटी काउंसिल की वर्किंग भी बताई गई, एंड सो ऑन। 102nd अमेंडमेंट एक्ट, इसने जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है जो 1993 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को अलग एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग, प्लस बैकवर्ड क्लासेस का एक अलग बना दिया गया था कमीशन, जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया है। It relieved, as I said, the National Commission for Scheduled Caste from its function with regard to backward classes. It empowered the president to specify the socially and educationally backward classes in relation to state or union territory. 103rd Amendment Act 2019 में जो आया गया है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के एनहांसमेंट की बात करता है। इसकी हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले अपने लेक्चर के अंदर, क्योंकि 10% जो सीट्स हैं जो एडमिशन के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जिस्टिंग या फिर एक जॉब्स के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए दी गई हैं, वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर काफी अच्छी तरह से इंश्राइंड की गई हैं। वहां पे न्यू प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं इसी अमेंडमेंट के थ्रू। 104th अमेंडमेंट एक्ट, it extended the, ये सबसे recent amendment act है, it extended the deadline of cessation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha and state assemblies from 70 to 80 years। क्या होता है कि जो scheduled caste and scheduled tribes की seats हैं reservation in parliament for different seats, इसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। इसका पीरियड खत्म हो रहा था 2020 के अंदर, तो उसको एक्सटेंड करके 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। Now there are certain important articles, mainly fundamental rights के देख लीजिए, 14 से लेके 19 तक। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का सिटीजनशिप आ गया, तो उसके बाद डीपीएसपीज आ गए। फिर जैसे जैसे हम अलग अलग लेक्चर्स के अंदर ध्यान देते जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उन चीजों को पर्टेन करते हैं, जैसे कि गवर्नर आ गया। ये सारी लिस्ट आपको इसी नोट्स के साथ, इसी लेक्चर के साथ नीचे मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज आर्टिकल्स एट अ ग्लांस, जस्ट टू रिमेंबर, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो वी नीड टू आंसर सच क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल का लेक्चर पसंद आया हो। If there is any question whatsoever, please write it down in the comment section. Answer will be provided. Thank you so much.